नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का आज ये 5वां पार्ट है और इसमें हम यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के। बाकी इसका PDF दोस्तों और हिंदी के ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो देखो, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन होते हैं? या, रा, ला और वा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ढूंढाली बोली है। ढूंढाली बोली, देखो ढूंढाली बोली कौन होती है? पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली। ये राजस्थानी उपभाषा है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो सौर सैनी से उत्पत्ति होती है राजस्थानी उपभाषा की। राजस्थान में भी इसको फिर 4 बोलियां आती है राजस्थानी के अंतर्गत। मारवाड़ी, जिसको पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, जयपुरी या ढूंढाली। तो कहीं पे जयपुरी आ सकता है, ढूंढाली आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जयपुरी या ढूंढाली एक ही है, इसको कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी। उसको आती है मेवाती, जो कि उत्तरी राजस्थानी है, और मालवी, ये आ गया आपकी दक्षिणी राजस्थानी। तो ये 4 बोलियां जो कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ढूंढाली बोली क्या है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, संगम का सही संधि विच्छेद। तो संगम का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सम प्लस गम, सम धन गम। और ये इसमें कौन सी संधि है संगम में? तो संगम में आपकी व्यंजन संधि, सम धन गम, संगम हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से हो जाएगी जानवी का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ। आसमान पर चढ़ाना, देखो इसमें आपको कंफ्यूजन होना, आसमान पर चढ़ना अलग हुआ, आसमान पर चढ़ाना अलग हुआ। तो आसमान पर चढ़ाना का अर्थ यहाँ पे अत्यधिक प्रशंसा करना। यानी जब आप किसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हो तो वो आसमान पर चढ़ जाता है, यानी वो खुद को ऐसा समझने लग जाता है कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। और एक होता है आसमान पर चढ़ना, यानी वो खुद आसमान पर चढ़ रहा है, तो उसके लिए आता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो मुहावरा, वो किया जाता है, मतलब आसमान पर चढ़ना। उस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अभिमान करना। यानी खुद यदि कोई आसमान पर चढ़ रहा है तो वो खुद में बहुत घमंड कर रहा है, लेकिन यदि तुम उसको आसमान पर चढ़ा रहे हो तो इसका मतलब तुम उसकी अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हो, तब जाके उसमें अभिमान आ रहा है, तब वो ऐसा समझ रहा है कि मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। तो आसमान पर चढ़ना बहुत अभिमान करना, और आसमान पर चढ़ाना अत्यधिक प्रशंसा करना। 2 अलग अलग यहाँ पे ये मुहावरे हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सही बात का पक्ष ले। सही बात का पक्ष यानी ये क्या हो जाएगा? निष्पक्ष हो जाएगा। यानी किसी पक्ष में नहीं है, किसी की ओर नहीं लगा रहा है। जो सत्य बात है, जो सही बात है, उसी पक्ष में है, यानी पक्षपात न करने वाला, उसे कहा जाता है निष्पक्ष। या जो सही बात पर या जो सही बात का पक्ष ले, उसे कहा जाएगा निष्पक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जो देखने में प्रिय लगता है। तो देखने में प्रिय कौन लगता है? उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्याहलो किसकी रचना है? तो ब्याहलो यहाँ पे रचना हो जाएगी सूरदास जी की, यानी ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखो, सूरदास जी, इनके कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें, सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गया, साहित्य लहरी, नल दमयनी और ब्याहलो, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है? सूरदास जी को। साथ ही साथ ये भक्तिकालीन युग के सगुण धारा के कवि हैं। भक्तिकालीन युग में 2 तरह के कवि हुए, सगुण धारा और निर्गुण धारा के। तो आपको जो हिंदी साहित्य वाली वीडियो में, हिंदी सीरीज में आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है हिंदी साहित्य, तो उसमें इसके बारे में, प्रत्येक कवियों के बारे में, सूरदास हो गया, रस खान या मीराबाई, इनकी, तुलसीदास, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम कवर करा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का, ए ऑप्शन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसने कह दिया सुरेश आ रहा है, और सुरेश की जगह पर लगा दिया वह आ रहा है, तो आ तो सुरेश ही रहा है, लेकिन सुरेश के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर लिया? वह का प्रयोग कर लिया, तो वह क्या यहाँ पे हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, सेठानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सेठानी में यहाँ पे हो जाएगा सेठ की आनी, सेठानी।
ठीक है, सेठानी, आनी प्रत्यय हो जाएगा सेठानी में, प्रत्यानी जो बाद में लगता है शब्द के, सेठानी। ठीक है, तो सेठानी में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, आनी। क्वेश्चन नंबर 11 है तुच्छ का विलोम शब्द। तो तुच्छ का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे महान। तुच्छ और इसका विलोम, तुच्छ का मतलब होता है साधारण, जो साधारण आदमी है उसे कहते हैं तुच्छ, और जो महान, ठीक है, साधारण और उसका विलोम क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है छोटा, छोटा का विलोम हो जाएगा बड़ा, और गुरु का विलोम क्या हो जाता है? लघु हो जाता है, गुरु, और इसका विलोम हो जाएगा लघु। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। क्वेश्चन नंबर 12 है समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द। तो समुद्र की आग के लिए जो उपयुक्त किया जाता है शब्द उसे कहा जाता है बड़वानल। बड़वानल मतलब समुद्र के भीतर लगने वाली आग। और दावानल किसे कहा जाता है? तो जंगल में लगने वाली आग, यानी वन में लगने वाली आग, उसे कहा जाता है दावानल। समुद्र के भीतर लगने वाली आग बड़वानल, और शरीर के भीतर लगने वाली आग इसे कहते हैं जठरानल। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे किसी खबर की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी खबर की भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को कौन दूर करता है? जैसे कोई खबर आ गई, अब खबर में हो सकता है कई अशुद्धियां हो, भाषा शैली में कोई गड़बड़ी हो, तो भाषा शैली को सुधारना, या व्याकरण की दृष्टि से उस खबर को सही करना, या उसकी वर्तनीय शुद्धिकरण। तो ये किसका कार्य होता है? ये कार्य होता है आपका उपसंपादक का। उपसंपादक का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या होता है? भाषा शैली, व्याकरण या वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। किसकी अशुद्धियों को दूर करना? मतलब किसी भी खबर की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर हो जाएंगे वाक्य के यहाँ पे 3 भेद। कौन कौन से हैं? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, 3, सरल या साधारण, दूसरा हो जाएगा संयुक्त, और तीसरा हो जाएगा मिश्रित वाक्य। अगर हम अर्थ पूछते हैं यहाँ पे, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, आपको बताया गया है वाक्य वाली हिंदी सीरीज में, वाक्य वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे वह घर पहुंच गया। पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखो यहाँ पे पहुंच गया आपको बताना है किस क्रिया का उदाहरण है। तो पहुंचना एक प्रकार की क्रिया है, और गया भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। ठीक है, जाना, जाना, और जाना का भूतकालिक क्रिया क्या हो जाएगी? गया, यानी वो पहुंच चुका है। तो पहुंचना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, यानी गया भी यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कुल मिला के संयुक्त क्रिया हो जाएगी। 2 क्रियाएं जहाँ पे एक साथ होती है वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाती है। तो वह घर पहुंच गया, 2 क्रिया यहाँ पे हो रही है, तो संयुक्त क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ठीकरा फूटना का अर्थ। तो ठीकरा फूटना का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पे किसी के सर झूठा दोष लगाना। जैसे कि कोई गलती छुपाने के लिए, वो कहता है ना कि गलती छुपाने के लिए इसने उसके सर पे ठीकरा फोड़ दिया, यानी अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ दिया, यानी किसी के सर पर झूठा दोष लगा देना, यानी गलती तो खुद की है और दूसरे पे दोष दे दे कि ये गलती इसने की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अरण्य का पर्यायवाची शब्द। तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वन। वन, अब देखो वन के कुछ अन्य पर्यायवाची, कानन हो गया, आपके जंगल हो गया, अरण्य, ये वन के पर्यायवाची हैं। और देखो उद्यान और उपवन, उद्यान और उपवन एक ही बात हुई, उद्यान का ही पर्यायवाची है, उपवन हो गया, बाग बगीचा, वाटिका, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पक्षी का पर्यायवाची शब्द। तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो यहाँ पे परिंदा। पक्षी के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे खग हो गया, खग, विहंग हो गया, विहंग भी किसका पर्यायवाची शब्द है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पखीर हो गया और परिंदा, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखो गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। खगेश और हरियान, विष्णु, विष्णु जिन्हें हरि कहा जाता है, विष्णु भगवान, उनका यान कौन सा है? तो वो है क्या है? गरुड़। तो हरियान भी किसको कहा जाता है? गरुड़ को ही कहा जाता है। अब देखो छित्ती, छित्ती का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी हो गया, धरती हो गया, भूमि, ये किसके पर्यायवाची हैं? धरती का पर्यायवाची है छित्ती। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे परिंदा है।
क्वेश्चन नंबर 19 है जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। तो जुबान पर लगाम न होने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी मतलब बिना किसी बात के स्पष्टीकरण देना कि यहाँ पे ऐसा हो गया, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही फिर भी अपना वहाँ पे मत देना। तो मतलब जुबान पर लगाम ही नहीं है उसके, मतलब कहते हैं ना ऐसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि कई व्यक्ति होते हैं ऐसे हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है फिर भी अपनी राय वहाँ पे दे देते हैं या लगातार उस बात पे लगातार बोलते रहते हैं, तो उसकी जुबान पर लगाम नहीं है, यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी जहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पे भी स्पष्टीकरण देना, वहाँ पे भी अपनी बात रखना, इसे कहते हैं जुबान पर लगाम न होना। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा गीवाण। अब देखो गीवाण किसका पर्यायवाची, गीवाण देवता को भी कहा जाता है, देवताओं को गीवाण भी कहा जाता है। बाकी किरण के रश्मि, मरीचि और अंशु ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं 21 की ओर। इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। पूजा शब्द का तो देखो अर्चना, पूजा, अर्चना, आराधना, वंदना ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द हैं, इनका अर्थ एक ही होता है। और विकास यहाँ पे अलग हो गया, तो सी ऑप्शन 21 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। देखिए यहाँ पे पहले इसका अर्थ समझिए। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान, यानी आसमान में क्या है, मेघ है, मेघ से भरा हुआ आसमान है, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या। कौन उतर रही है, संध्या उतर रही है, किसकी तरह, सुंदर परी सी। तो संध्या का यहाँ पे क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है सुंदर परी से, लेकिन संध्या क्या है यहाँ पे निर्जीव है। तो जब भी यहाँ पे किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन किया जाता है, जैसे हम किसी सजीव वस्तु का करते हैं, यानी इसका क्या किया जा रहा है, मानवीकरण किया जा रहा है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। अगर मानवीकरण ऑप्शन में नहीं रहता तब इसमें उपमा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है, संध्या की तुलना सुंदर परी के जैसे की जा रही है, लेकिन ऑप्शन में मानवीकरण भी दिया गया है, तो इसलिए मानवीकरण संध्या का क्या किया जा रहा है, मानवीकरण किया जा रहा है। जैसे हम किसी सजीव वस्तु की तुलना करते हैं, वर्णन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे संध्या का वर्णन किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मानवीकरण हो जाएगा। वह संध्या सुंदर परी सी उतर रही है धीरे धीरे आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जटिल शब्द का विलोम शब्द। तो जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। यहाँ पे 24 की ओर बढ़ते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। देखो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, तो देखो पत्र लिखने में तीन मुख्य क्या होती है, भूमिका होती है, तीन मतलब दो ऐसे भूमिका, दो व्यक्ति होती है, एक भेजने वाला और एक उसको पढ़ने वाला जिसको भेजा रहा है। तो देखो जो भेजने वाला है उसे कहा जाता है प्रेषक। तो प्रेषक क्या करता है, पत्र भेजता है, तो इसे कहते हैं हम प्रेषित। पत्र को प्रेषित कर दिया यानी पत्र को भेज दिया। और जिस तक पत्र पहुंचा यानी पत्र जिसको भेजा जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा, प्रेषिती। प्रेषिती। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन। प्रेषक पत्र को भेजने वाला, प्रेषित मतलब भेजना, पत्र भेजना उसको कहते हैं प्रेषित। और प्रेषिती मतलब जिसको क्या हो गया, जिसको पत्र लिखा गया या जिसको पत्र भेजा गया है। बी ऑप्शन 24 का सही आंसर हो जाएगा। 25 यहाँ पे इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है, तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे जा प्लस या, ये क्या हो जाता है, ज्ञा हो जाता है। जा और या को मिला के क्या बनता है, ज्ञा बनता है। तो बी ऑप्शन यानी ज्ञा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। देखो ये रामायण का एक ये पंक्ति यहाँ पे, और ये वहाँ का जब प्रभु श्री राम स्वयंवर में जाते हैं तो वहाँ पे देखो जो अन्य राजा लोग हैं वो उनको देखकर डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, यानी जो अन्य राजा लोग बैठे हुए हैं सभा में वो घबरा चुके हैं, प्रभु को निहार रहे हैं। मनहु भयानक मूर्ति भारी, माना कि जैसे कि भगवान ने कोई भयानक मूर्ति धारण कर रखी होगी, लेकिन है तो भगवान है, कोई ऐसी भयानक मूर्ति तो धारण नहीं कर रखी है।
तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, और जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हमेशा होता है। आपको बताया गया है कई बार, अतिशयोक्ति यहाँ पे जहाँ पे अति हो जाती है, अति का मतलब कोई चीज़ अधिक हो जाती है, अब वो वर्णन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का वर्णन हो या चाहे भी कुछ भी हो, मतलब बिना बात के वो बोलते हैं ना कि कुछ ज़्यादा अति कर जाना। तो कुल मिला के डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनो भयानक मूर्ति धारी। तो प्रभु की भयानक मूर्ति जब वो स्वयंवर में आ रहे हैं तो कवि कह रहे हैं कि वो ऐसे डर रहे हैं जैसे भगवान ने कोई भयानक मूर्ति धारण कर रखी है। तो प्रभु तो अपने कुल मिला के साधारण रूप में चल रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द। बी ऑप्शन यहाँ पे 27 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दोस्तों हमारी सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपके लिए लाया जा रहा है 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 50 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताया जाता है। उसके जो अदर ऑप्शन रहते हैं, कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि अधिक से अधिक ऑप्शन आपको समझाए जाएं और अधिक से अधिक एग्जाम्पल आपको दिए जाएं। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने की हम कोशिश करते हैं। और ऐसे ही अगर आपको 20+ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी के 20+ प्रैक्टिस सेट, या आप सर्च कर सकते हो jardari-classes.in। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो क्या है? रेडियो का आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं, उसमें दृश्य तो आप देख नहीं सकते ना उसमें, तो ये क्या है, सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है, यानी जिसको आप सिर्फ सुन सकते हो। अगर हम टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन श्रव्य माध्यम भी है और दृश्य माध्यम भी है, क्योंकि टेलीविजन में जब समाचार पत्र कोई जैसे न्यूज एंकर सुना रहा है तो उसमें आप उसको भी देख रहे हो, उसमें दृश्य भी देख रहे हो, चित्र भी देख रहे हो, और साथ ही साथ आवाज़ भी सुन रहे हो। तो टेलीविजन की अगर हम बात करें तो वो श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम में आता है। रेडियो आपका आ जाता है श्रव्य माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द आ जाएगा यहाँ पे, शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, समसामयिक। समसामयिक का मतलब होता है वर्तमान समय का, जैसे समसामयिक को करंट अफेयर्स भी कहते हैं, करंट अफेयर्स या समसामयिक, यानी वर्तमान की जो घटनाएं, वर्तमान में जो हो रहा है, तो समसामयिक हो जाएगा वर्तमान समय का। अगर हम बात करें पार्थिव का, ठीक है, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से उत्पन्न, पार्थिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। तो ज्ञान कैसे लिखा जाता है? सिंपल है, ज्ञान इस प्रकार से लिखा जाता है। तो कुल मिला के बी ऑप्शन 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो, कार्य को नए ढंग से, वो कहते हैं कि हम उसका नवीनीकरण कर रहे हैं। कोई वस्तु पुरानी हो गई है तो उसको नया बनाना, उसको नए तरीके से नया बनाना, तो उसे कहा जाता है नवीनीकरण। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति हो गई नवीनीकरण। अब देखो, आधुनिकीकरण क्या हुआ, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं कार्य को नए करने के ढंग की अनुमति, मतलब कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण तो नहीं होती है। तो आधुनिकीकरण का मतलब होता है आधुनिक समाज के अनुसार बदलाव। आधुनिक समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं तो उसके अनुसार खुद ढल जाना या खुद को ढाल लेना, या बोलते नहीं मॉडर्न जमाने के, तो मॉडर्न आधुनिकीकरण इसे कहते हैं। पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित, आपसी भाव, एक दूसरे से संबंधित। और नवागत रूप होता है नया आया हुआ, और नवीनीकरण हो गया आपका कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द में ही छुपा है प्रेम क्या है व्याकरण की दृष्टि से। तो प्रेम क्या एक भाव है, चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, या चाहे वो किसी का भी प्रेम हो, दोस्ती का प्रेम हो। तो प्रेम क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रेम में क्या छुपा है? भाव छुपा है। तो ए ऑप्शन 33 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द आपको चुनना है यहाँ पे। तो तत्सम हो जाएगा यहाँ पे अक्षत। अक्षत यहाँ पे तत्सम शब्द है। अब देखो, अक्षत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसका तद्भव रूप है।
इसका आपको नोट करना है। और इसका तत्सम रूप क्या है? अक्षत है। जो का तत्सम रूप यव होता है। जो का तत्सम क्या है? यव होता है, यावा। और घी का क्या होता है? घृत होता है। घी का तत्सम रूप घृत होता है। घी क्या है? तद्भव रूप है। दुबला एक तद्भव रूप है और दुबला का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? दुर्बल हो जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके बिल्कुल कवर हो चुके हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि मतलब यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, ये चार ऑप्शनों में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कोई मतलब हम तो यहाँ पे बना नहीं रहे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे अधिक से अधिक आपको बताए जाते हैं ताकि कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन में कोई भी इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको तुरंत वो ध्यान आना चाहिए। 35 है यहाँ पे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो 3 बेर और 3 बेर 2 बार आ रखा है, क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों के अर्थ यहाँ पे अलग अलग हैं। 3 बेर का मतलब यहाँ पे बेर का मतलब एक फल है यहाँ पे, और 3 बेर मतलब वो 3 बार खाती है। 3 बेर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेर एक फल होता है, तो इसका मतलब तो यहाँ पे फल से है, 3 फल हैं वो, मतलब 3 बेर हैं वो, और 3 बार मतलब वो कितने बार खाती है। तो कुल मिला के अर्थ दोनों के यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ उसके अलग हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। सी ऑप्शन 35 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, ब्रह्मा का विलोम। ब्रह्मा का विलोम, ब्रह्मा क्या है? ईश्वर, और ब्रह्मा का विलोम क्या होता है? जो उन्होंने बना रखे हैं जीव। ब्रह्मा का विलोम क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। ए ऑप्शन 36 का सही आंसर हो जाएगा। 37 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वाक्य प्रयोग करके आपको बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखो यहाँ पे कपट नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन देखो, सुंदरता, सुंदरता होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मूर्खता, मूर्खता नहीं करनी चाहिए, करनी, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं निंद्रा, निंद्रा आ रही है। तो देखो इसमें देखो पुल्लिंग किस में आ रहा है? करना आ रहा है, बाकी ये करनी है, ये होनी है, ये आ रही है। तो ए ऑप्शन है ना, कपट नहीं करना चाहिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएगी। 38 है यहाँ पे, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द। प्रिय, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध या द्वारपाल। तो प्रतिहार का जो पर्यायवाची शब्द है, द्वारपाल को कहा जाता है प्रतिहार। प्रतिहार किसे कहा जाता है? द्वारपाल को भी कहा जाता है। आपने रामायण महाभारत सीरियल देखेंगे, उसमें आपने सुना होगा कई बार प्रतिहारी, वो चिल्लाते ना कोई भी राजकुमार, प्रतिहारी, तो द्वारपाल को ही कहा जाता है। तो प्रतिहार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? द्वारपाल हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। देखो माखनलाल चतुर्वेदी काफी फेमस साहित्यकार हैं हिंदी के। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा इंपॉर्टेंट है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी यहाँ पे हिमतरंगिणी। कुछ अन्य रचनाएं जैसे हिमक्रीटनी हो गया, युगचरण, समर्पण, ये वेणुलोक गूंजधरा, ये कुछ प्रमुख रचनाएं। और एक इनकी प्रमुख कविता है, काफ़ी फेमस कविता है, आप लोगों को भी ये ध्यान होगी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। बचपन में काफ़ी पढ़ी थी हमने ये कविता। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। तो देशभक्ति भाव इनकी कविताओं में आपने देखा होगा, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उसमें देशभक्ति का भाव, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, ये आपने देखा होगा उनकी कविताओं में। तो काफ़ी फेमस है कविता इनकी, और इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। हिमतरंगिणी इनकी एक रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनुष्य को परमुखापेक्षी, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध अपने आप में, ये शुद्ध ही शब्द है। तो सी ऑप्शन परमुखापेक्षी इसका शुद्ध वर्तनी है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है वैसे। अब देखो परमुखापेक्षी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक बात के लिए दूसरों का मुख ताकना। कई होते हैं ना कि मतलब अपने अकेले में कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, दूसरों का उनको सहारा ही चाहिए। तो प्रत्येक बात के लिए दूसरे का मुंह ही ताकना, अब मुझे दूसरों की मदद चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं परमुखापेक्षी, और इसका ये शुद्ध वर्तनी यही है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो जहाँ पे भी क्या होता है कि वर्ण की आवर्ती होती है, एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। तो यहाँ पे देखो ता की आवर्ती, तरनी में भी ता की आवर्ती है, तनुजा में ता हो गया, तट में ता हो गया, तमाल में ता हो गया और तरवर में भी ता हो गया। तो ता वर्ण की आवर्ती यहाँ पे बार बार हो रही है। और जहाँ पे वर्णों की आवर्ती पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। लेकिन अनुप्रास के भी भेद होते हैं, अगर यहाँ पे भेद पूछा जाता तब इसमें क्या होता, अनुप्रास का ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। तो तरन्य तनुजा तट तमाल में क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास सही हो जाएगा। अब देखो अलंकार वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, हिंदी प्लेलिस्ट जर्दारी क्लासेस यूट्यूब में अलग से बनाई गई है, 30+ वीडियो है हिंदी की, वहाँ पे अलंकार वाली वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे से 2 या 2 से अधिक एग्जाम्पल वहाँ पे आपको दे रखे हैं प्रत्येक अलंकार के, तो उसको आप जरूर देखिएगा। या आप सर्च कर सकते हो अलंकार, हिंदी अलंकार बाई जरधारी क्लासेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ था। 8वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये हुआ था न्यूयॉर्क में, अमेरिका। डी ऑप्शन 42 का सही आंसर हो जाएगा। 13 से 15 जुलाई 2007 के मध्य हुआ था यहाँ पे 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब देखो कई बार प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा जाता है, तो ये हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 को, कहाँ हुआ था, नागपुर को। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसके बाद अभी कोई हिंदी सम्मेलन नहीं हुआ है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को हुआ था, कहाँ हुआ था, मॉरिशस को। तो प्रथम हुआ था नागपुर 1975, 8वां यहाँ पे पूछा गया है तो न्यूयॉर्क 2007, और 11वां 2018 में मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, तुच्छ का विलोम शब्द, तो तुच्छ का विलोम हो जाएगा महान। तुच्छ का क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा, छोटा का बड़ा हो जाएगा विलोम, और गुरु का लघु शब्द, गुरु का लघु हो जाएगा विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम, तो भाषा निर्माण कैसे होती है, सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्णमाला, वर्ण जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं, वर्णमाला या ध्वनि हम उसे कहते हैं, वर्णों को ही ध्वनि कहा जाता है। तो सबसे पहले ध्वनि आती है जब 2 या 2 से अधिक ध्वनि मिलती है, जैसे आ और बा मिल गया, ये 2 ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, तो अब हो गया, क्या हो गया, ये थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत हो जाती है मोबाइल में, तो अब हो गया, तो ये एक शब्द है। तो ध्वनि के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद पद, और पद के बाद वाक्य। तो डी ऑप्शन 44 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 45 निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो देखो सुयोग में उपसर्ग है, विदेश, अत्यधिक, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश में यहाँ पे कोई भी उपसर्ग नहीं है। 46 है, समुद्र मंथन करना, तो समुद्र मंथन कोई आसान काम तो नहीं है, तो कठोर परिश्रम करना इसे कहा जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। 47 निम्न में से तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा उलूक, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 47 का। और उल्लू का अगर हम तद्भव की बात करें, उल्लू एक तद्भव शब्द है, और उल्लू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, उलूक हो जाएगा। सी ऑप्शन 47 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम, तो परोपकार में अगर हम संधि की बात करें, तो अगर हम पहले संधि विच्छेद की बात करें परोपकार की, पर धन उपकार, संधि आपको स्वर संधि काफ़ी अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बता रही है कैसे आपको कोई भी संधि पहचाननी है। क्या हुआ, पर धन उपकार, तो देखो पर आ धन उ, पर रा का छोटा आ धन उ, और क्या बन रहा है, परोपकार ओ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन 48 का सही आंसर हो जाएगा। जब क्या होता है, आ या बड़ा आ के साथ क्या मिलता है, उ या छोटा उ या बड़ा उ, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है ओ बन जाता है, और ये हो जाएगा परोपकार, यानी इसमें गुण संधि होगा। 49 है, अपव्यय का विलोम शब्द, अपव्यय का अर्थ क्या होता है, फिजूल खर्ची, यानी जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है बिना किसी बात के, जो खर्च करता है, फिजूल खर्ची। और अपव्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, मितव्यय, मितव्यय मतलब जो बहुत कम खर्च करता है। तो अपव्यय जो अधिक खर्च करता है, मितव्यय जो
कम खर्च करता है। तो सी ऑप्शन 49 का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट 6 का ये अंतिम क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अधः पतन, ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अब देखो ये इसकी यहाँ पे क्या है, आंसर भी आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐसे ही बनाया गया है। पहले 50 क्वेश्चन ऊपर हैं, देखो यहाँ से शुरुआत से देखिए आप, क्योंकि अगर ऐसे ही आपको 20+ प्रैक्टिस सेट से, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से लेकर प्रत्येक उसमें देखो 18 क्वेश्चन इसमें है, सेकंड पेज में 37 हो जाएगा और 50, और उसके बाद आंसर। क्योंकि अगर कई बार होता नहीं, अगर आंसर जस्ट क्वेश्चन के नीचे देंगे तो आप क्वेश्चन पे आपकी नज़र, आंसर पे आपकी नज़र पहुंच जाती पहले ही, फिर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। तो आपको एक कॉपी और पेन लेना है और कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है प्रैक्टिस करने में। 50 क्वेश्चन पहले कॉपी में लिखिए उनके आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया, 26 का आंसर क्या आपको आ रहा है, तो कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए 26 का ए या बी, और बाद में अपना आंसर मिलाइए। फिर आपको काफ़ी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि आप काफ़ी मतलब हिंदी में आपकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। बाकी हिंदी का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब में बिल्कुल निःशुल्क है। प्लेलिस्ट में जाइए, जरदारी क्लासेस की कंप्लीट वीडियो आपको 30+ वीडियो हिंदी की, और प्रत्येक वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से हमने समझा रखा है, कहीं से भी आपका हिंदी का क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और ऐसी 20+ प्रैक्टिस सेट लेने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो जरदारी classes.in। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।